मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के एक बेबी ऑक्टोपस को पकड़ा हुआ है। तब उनमें से एक आदमी उस बेबी ऑक्टोपस को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर खड़ा हुआ उसका दोस्त फिंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उस बेबी ऑक्टोपस को अपने साथ ले जाता है। फिर जब एक लड़की जीमो को इस बारे में पता चलता है तो वो उस बेबी ऑक्टोपस को देखने के लिए यहाँ पर आती है। असल में जीमो फिंग की फ्रेंड होती है जो कि एक साइंटिस्ट भी होती है। उसे देखने के बाद जीमो फिंग से कहती है कि ये कोई नॉर्मल ऑक्टोपस नहीं है, इसीलिए फिंग तुम इसको सेल मत करना, जिस पर फिंग जीमो की बात मान जाता है। इसके बाद हम एक बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक जायंट ऑक्टोपस आ जाता है और वहाँ पर आई वो एक लड़की को पानी में नीचे खींच लेता है। तब ये देखकर बीच पर आए सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो जायंट ऑक्टोपस उनमें से बहुत सारे लोगों को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी लिन दिखाया जाता है जो कि बायोटेक्नोलॉजी लैब का ऑनर होता है। यहाँ पर उसे कुछ लोगों ने किडनैप किया होता है, लेकिन फिर एक आर्मी ऑफिसर अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आता है और इन सभी लोगों को मारने के बाद लिन को बचा लेता है। फिर वो आर्मी ऑफिसर लिन से पूछता है कि आखिर उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था, जिस पर लिन कहता है कि शायद उन्हें मेरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अगले सीन में हमें जीमो दिखाई जाती है जिसके लैब से एक्सपेरिमेंट्स के सारे सैंपल गायब थे, लेकिन तभी वहाँ वही बायोटेक लैब का ऑनर लिन आता है और वो जीमो को एक जीन म्यूटेशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ऑफर देता है, लेकिन जीमो उसकी ऑफर लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे इस तरह की चीजें पसंद नहीं थी। लेकिन तभी लिन जीमो से कहता है कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे पूरे 5 साल के एक्सपेरिमेंट्स को कवर करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं लिन को जो कि जीमो के फ्रेंड फिंग से मिलता है और वो व्हाइट ऑक्टोपस के बदले में उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन फिंग इस ऑफर को लेने के लिए साफ मना कर देता है और इतनी ही देर में जीमो भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ फिंग फौरन उसे मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जीमो फिंग से कहती है कि तुमने कल बीच वाले अटैक के बारे में तो जरूर सुना होगा, यानी जहाँ पर एक जायंट ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया था और मुझे लगता है कि ये चीज उस व्हाइट ऑक्टोपस से जुड़ी हुई है जो कि तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें उसे पानी में छोड़ देना चाहिए और आजाद कर देना चाहिए। तो फिंग जीमो से कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है, ये एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना, इसीलिए मैं नहीं करूँगा उसे आजाद, मैं उसे पानी में नहीं छोड़ूंगा बल्कि अपने पास ही रखूंगा। तब इस बात से जीमो नाराज होकर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन की असिस्टेंट दिखाई जाती है जो कुछ लोगों से व्हाइट ऑक्टोपस को लाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीमो लिन के लिए काम करने को तैयार हो गई है, लेकिन तभी पानी में सैटेलाइट्स के थ्रू कोई चीज इन्हें डिटेक्ट होती है जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वही जायंट ऑक्टोपस होता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो जायंट ऑक्टोपस फिंग के रेस्टोरेंट के पास जा रहा है। तब ये देखकर जीमो फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। उधर हम देखते हैं जायंट ऑक्टोपस को जो पानी से बाहर आ गया है, जिसे देखकर वहाँ पर आए सारे लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब जायंट ऑक्टोपस इन लोगों पर अटैक करने लगता है और वो सभी लोगों को मार कर काफी बुरी तरह से इंजर्ड करने लगता है। तब ये देखकर फिंग फौरन अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइज में इतना बड़ा था और खतरनाक था कि उसे रोकना इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी कोई इसी दौरान चुपके से फिंग का ट्रक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसी ट्रक में फिंग ने व्हाइट ऑक्टोपस को रखा हुआ था। तब ट्रक को वहाँ से जाता हुआ देखकर जायंट ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि फिंग के पूरे रेस्टोरेंट को ही तोड़ देता है। मगर इतनी ही देर में जीमो भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ फिंग इसके साथ बैठकर अपने ट्रक का पीछा करने लगता है। फिर वो किसी तरह करके अपने ट्रक पर चढ़ जाता है जहाँ वो ड्राइवर को ट्रक से बाहर फेंककर ट्रक पर अपना कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसी दौरान गाड़ी का बैलेंस खराब होने की वजह से जीमो की गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है, लेकिन इस एक्सीडेंट में जीमो को कुछ नहीं होता, उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीमो फिंग को अपने घर लाती है जहाँ हम नोटिस करते हैं कि फिंग काफी अपसेट है क्योंकि उसका पूरा रेस्टोरेंट डिस्ट्रॉय हो गया था और मुसीबत की बात तो ये है कि इसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। तब यहाँ पर जीमो फिंग को तसल्ली देते हुए उसे कहती है कि प्लीज तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपने घर को सेल कर दूंगी ताकि तुम कर्ज उतार सको। लेकिन फिंग ये नहीं चाहता कि जीमो अपना घर बेचे, इसीलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग लिन को अपना व्हाइट ऑक्टोपस सेल कर ही देता है। लेकिन इतनी ही देर में
जीमो भी वहाँ पर आ जाती है और जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो फिंग पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लगता था कि व्हाइट ऑक्टोपस और समंदर में मौजूद उस जायंट ऑक्टोपस के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन फिंग को उसकी सारी चीजें फजूल लगती हैं, इसीलिए यहाँ पर उन दोनों की बहस हो जाती है, जहाँ फिंग जीमो पर काफी चिल्लाता है, जिससे दुखी होकर जीमो से कहती है कि देखना तुम इस गलती के लिए एक दिन जरूर पछताओगे। उधर हम देखते हैं फिंग के दोनों फ्रेंड्स को जो समंदर में मछली पकड़ने आए होते हैं, लेकिन तभी जायंट ऑक्टोपस उन दोनों को एक ही झटके में मार डालता है। और जब इस बारे में फिंग को पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तब जीमो कहती है कि इस बारे में तो मैंने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि मुझे इसका अंदाजा काफी पहले ही हो गया था। लेकिन अब सिर्फ न हम दोनों खतरे में हैं, बल्कि पूरा आइलैंड ही खतरे में है। ये सुनकर फिंग कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर से अपना बदला जरूर लूंगा, क्योंकि पहले उसने मेरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया और बाद में मेरे फ्रेंड्स को भी मार डाला। उधर लैब में हम देखते हैं लिन को, जो व्हाइट ऑक्टोपस को मारने वाला ही होता है, लेकिन जीमो उसे मारने देना नहीं चाहती। वो उसे जिंदा रखने का कहती है ताकि इस व्हाइट ऑक्टोपस पर वो जीन म्यूटेशन वाला रिसर्च किया जा सके। इसके बाद फिर जब लैब में कोई नहीं होता तो जीमो डरते हुए बड़े प्यार से व्हाइट ऑक्टोपस को टच करती है, लेकिन वो व्हाइट ऑक्टोपस उसे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि जीमो के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जीमो को बताते हैं कि डीएनए रिपोर्ट से हमें पता चला है कि इस बेबी ऑक्टोपस और समंदर में मौजूद उस जायंट ऑक्टोपस के बीच माँ बेटे का रिलेशन है। इसके अलावा हमें पता चला है कि जायंट ऑक्टोपस की उम्र तकरीबन 75 साल है। और ये बात काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि ऑक्टोपस तो बस 4 या फिर 5 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। तब जीमो कहती है कि शायद न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ऐसा हुआ हो। तब उसकी ये बात सुनकर जीमो की साथी कहती है कि हमें इस बेबी ऑक्टोपस में कोई भी रेडियो एक्टिव जैसी चीज नहीं मिली। तब ये सुनकर जीमो को शक हो जाता है कि उनसे पहले भी किसी ने इस पर रिसर्च की है। इसके बाद हम देखते हैं लिन को, जो कि अपने ग्रैंडफादर की पुरानी डायरी को ओपन करता है और उसके अंदर से वो एक टूटा हुआ बैज निकालता है, जिसके पीछे एक सीरियल नंबर लिखा होता है। लेकिन बैज टूटे होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन तभी जीमो को पता चलता है कि लिन ने सारी रिसर्च को पब्लिश कर दिया है। उधर हम देखते हैं आर्मी ऑफिसर को, जो कि अपने सीनियर से कांटेक्ट करता है और बैज के टूटे हुए आधे टुकड़े को देखकर कहता है कि मुझे इसका क्लू मिल चुका है। उधर जीमो लिन पर काफी गुस्सा करने लगती है कि उसने रिसर्च को पब्लिश क्यों किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया है। वो वहाँ आते ही लिन पर गन पॉइंट कर देता है और गुस्से में कहता है कि तुमने इस बात को हमसे क्यों छुपाया, पहले हमें क्यों नहीं बताया इस रिसर्च के बारे में। इसीलिए अब मुझे तुम्हारा पैसा नहीं बल्कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट चाहिए। उधर जीमो चुपके से लिन के लैपटॉप को एक्सेस कर लेती है, जिसमें उसे पुरानी पिक्चर्स और सीक्रेट रिपोर्ट्स दिखाई देती हैं। लेकिन तभी लिन और उसकी असिस्टेंट उसे यहाँ पर आकर पकड़ लेते हैं और तभी यहाँ पर लिन को पता चलता है कि उसके ही एक असिस्टेंट ने उस आर्मी ऑफिसर को ये सारी रिपोर्ट्स दी थी, यानी उसे ये सारी बात बताई थी। अब क्योंकि उस आर्मी ऑफिसर को रिसर्च के बारे में तो पता चल गया था, इसीलिए अब वो लिन को पूरी बात बताने के लिए कहता है, जहाँ पर लिन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर जर्मनी के एक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट थे और उन्हें जीन म्यूटेशन पर काम करने के लिए फोर्स किया गया था, जहाँ उन्होंने पानी में रहने वाले बहुत सारे क्रिएचर्स पर स्टडी की। फिर उन्होंने उन सभी पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन अनलकीली उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऑक्टोपस पर भी इसका टेस्ट किया, लेकिन वो ऑक्टोपस जिंदा और सही सलामत वहाँ से भाग गया था। फिर इसके कुछ टाइम बाद उस रिसर्च सेंटर को बंद कर दिया गया और मैं काफी टाइम से इसी ऑक्टोपस को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी मदद से ही मैं असली एंटीडोट को ढूंढ सकता हूँ। फिर लिन उसके पास मौजूद आधे टूटे हुए बैज को दिखाता है, जिसके बाद वो आर्मी ऑफिसर अपने पास से उसका आधा टुकड़ा निकालता है। तब यहाँ पर लिन समझ जाता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ इस सब में इस आर्मी ऑफिसर की ही चाल थी। फिर वो ऑफिसर व्हाइट ऑक्टोपस को लेकर समंदर के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर फिंग भी पहुँच जाता है, लेकिन उस ऑफिसर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और पानी में फेंकने जाते हैं। लेकिन तभी वो बेबी ऑक्टोपस उसे समंदर में गिरने से पहले पकड़ लेता है, जहाँ फिंग एक शार्क का खाना बनने से बच जाता है। अब क्योंकि बेबी ऑक्टोपस ने फिंग की जान बचाई थी, इसीलिए उन दोनों की यहाँ पर दोस्ती सी होने लगती है। लेकिन इसी टाइम जायंट ऑक्टोपस वहाँ पर आ जाता है और ऑफिसर के लोग उसे रोकने के लिए लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं। उधर जीमो फिंग को ऊपर खींच लेती है और बेबी ऑक्टोपस को भी केज से निकालकर पानी में फेंककर उसे आजाद कर देते हैं। लेकिन तभी ये लोग बेबी
बेबी ऑक्टोपस पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके बाद बेबी ऑक्टोपस नीचे पानी में चला जाता है। तब ये देखकर जायंट ऑक्टोपस को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर उस पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे जायंट ऑक्टोपस मरता तो नहीं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद वो इनकी शिप पर दोबारा अटैक करके पूरे शिप को ही अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसी वजह से उन सबको समंदर में कूदना पड़ता है। तब ये लोग तैरते हुए किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं और जायंट ऑक्टोपस समंदर में पूरी तरह उनके शिप को डुबा देता है। इसके बाद लिन अपने ग्रैंडफादर के बनाए हुए मैप का यूज करता है और उसे फॉलो करते हुए वो उन सबको एक केव के पास लाता है और इसके अंदर ही वो सीक्रेट रिसर्च बेस है, यानी जहाँ पर इसके ग्रैंडफादर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। केव में जाने के बाद ये लोग अंदर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जायंट ऑक्टोपस भी इनका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर ये लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन तभी जायंट ऑक्टोपस वहाँ पर आकर इन पर अटैक कर देता है, जहाँ ये लोग एक बार फिर से उस पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। मगर फिर भी जायंट ऑक्टोपस इनके बहुत सारे लोगों को मार गिराता है और बस इतनी ही देर में सबकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ की सीक्रेट रिसर्च बेस को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। उसे ढूंढने के बाद ये लोग उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर ऑफिसर लिन को वो एंटीडोट ढूंढने के लिए कहता है। वो एंटीडोट जिसके ग्रैंडफादर ने ऑक्टोपस को इंजेक्ट किया था। साथ साथ वो जिमो को भी टेस्ट तैयार करने के लिए कहता है। लिन एक जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारे एंटीडोट्स पड़े हुए थे और वो इनमें से असली वाले एंटीडोट को ढूंढने लगता है। उधर ऑफिसर के लोग इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें एक्सप्लोजिव का बहुत सारा सामान मिलता है। लिन ऑफिसर को एक एंटीडोट ला कर देता है, जिससे वो ऑफिसर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसकी मदद से उसकी आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उधर ऑफिसर के लोग हर जगह पर एक्सप्लोजिव लगा देते हैं, जहाँ पर ऑफिसर जिमो से उस एंटीडोट को टेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन जब जिमो उसका टेस्ट करती है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। तब इस बात की वजह से ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो लिन की टांग पर शूट कर देता है और कहता है कि तुमने फिर वही काम किया, एक बार फिर से मुझसे झूठ बोला। लेकिन ठीक उसी टाइम जायंट ऑक्टोपस भी वहाँ पर आ जाता है। तब ये देखकर ऑफिसर के सारे लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे जायंट ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है और अब वो भी इनको मारना शुरू कर देता है। जिमो और फिंग लिन को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन की टांग पर गोली लगने की वजह से वो ज्यादा तेज नहीं भाग पाता। जहाँ अब जायंट ऑक्टोपस भी इनके पीछे ही होता है, मगर वो फिर भी लिन को अकेला नहीं छोड़ते और उसे लेकर एक जगह पर छुप जाते हैं। जायंट ऑक्टोपस ऑफिसर के सारे लोगों को ऑलमोस्ट मार चुका होता है, लेकिन तभी उसी टाइम भागते हुए लिन के ऊपर लोहे की एक काफी भारी चीज गिर जाती है। वो तो पहले ही काफी इंजर्ड था और अब इसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर लिन जिमो को असली वाला एंटीडोट देता है, क्योंकि असली एंटीडोट को इसने उस ऑफिसर से छुपा लिया था, क्योंकि अगर ये असली एंटीडोट उसके हाथ लग जाता तो वो इसकी पावर से पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता। और इतना बताते ही लिन की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर फिंग जिमो को यहाँ से उस एंटीडोट को ले जाने के लिए कहता है और खुद वो लेने जाता है एक्सप्लोजिव रिमोट को, लेकिन तभी उसे वो ऑफिसर पकड़ लेता है, जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर फिंग पर भारी पड़ने लगता है। अब क्योंकि जिमो भी वहीं पर होती है, इसीलिए वो जिमो से असली एंटीडोट को टेस्ट करने के लिए कहता है। फिर फिंग एक्सप्लोजिव रिमोट लेकर सभी एक्सप्लोजिव का टाइमर एक्टिवेट कर देता है 2 मिनट का, यानी यहाँ पर इनके पास बस 2 मिनट का टाइम रह जाता है। तब इस बात के लिए वो ऑफिसर फिंग को बहुत मारता है। उधर जिमो जो उस एंटीडोट को टेस्ट कर रही थी, उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी यहाँ उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है और पता चलता है कि यही असली एंटीडोट है। इस बात पर वो ऑफिसर बहुत खुश होता है, लेकिन पीछे से वो जायंट ऑक्टोपस आकर उसे मार डालता है। तब ये देखकर फिंगर से वो एंटीडोट ले लेता है और जिमो को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लगे सारे एक्सप्लोजिव फटने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और जायंट ऑक्टोपस भी अब इनका पीछा नहीं कर पाता। फिर आगे जाकर ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। तब दोनों किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन फिंग को होश नहीं होती
होती क्योंकि वो बेहोश होता है, जिसे देखकर जीमो काफी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद फिंग भी होश में आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेबी ऑक्टोपस इन दोनों को वहाँ पर देख रहा था। इसके बाद कहानी में हमें 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जीमो और फिंग का बेटा समंदर के किनारे खेल रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो पानी में डूबने लगता है। लेकिन बेबी ऑक्टोपस यहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेता है और तभी वहाँ उसके पेरेंट्स जीमो और फिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब बच्चा इनसे पूछता है कि बेबी ऑक्टोपस वाली बात सच्ची थी, यानी जिसकी कहानी आपने मुझे सुनाई थी, जिसने आपकी जान बचाई थी। तब ये सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। मूवी के स्टार्ट में ही हम एक कबीले के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि रिवर में फिशिंग कर रहे थे। लेकिन तभी उनके पास तैरते हुए एक बैकपैक आता है। लेकिन उस बैग में क्या था और वो वहाँ कैसे आया, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाता, क्योंकि इसके बारे में हम मूवी के लास्ट में जानेंगे। फिर हमें कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के जरिए पता चलता है कि कोंगो के फॉरेस्ट में डायनासोर के बारे में कुछ बातें फैल रही हैं। असल में कुछ लोगों को लगता था कि उस जंगल में अभी भी डायनासोर्स की कुछ स्पीशीज मौजूद हैं। और तभी उस रिपोर्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है जोनाथन, जो कि अपनी टीम के साथ कोंगो जाकर इस अफवाह के बारे में पता लगवाने वाला था। जोनाथन की टीम में उसके 2 साथी होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। उनमें मेल का नाम चार्ली होता है। दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट्स थे। जोनाथन के साथ 2 कैमरामैन भी जाने वाले थे ताकि वो उन डायनासोर्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। अब अगले सीन में हम जोनाथन के बेटे लूक को देखते हैं। लूक को वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो हमेशा ही अपने साथ बहुत सारे कैमरास रखा करता था। और जब उसे पता चलता है कि उसके फादर कोंगो के फॉरेस्ट में जाने वाले हैं, तो वो भी अपने फादर के साथ वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। और इस टाइम भी वो यही वीडियो बना रहा था कि मैं भी अपने फादर के साथ कोंगो के जंगलों में जा रहा हूँ। लेकिन इसी दौरान जोनाथन वहाँ पर आ जाता है। तब लूक कहता है कि मैं भी आपके साथ इस जर्नी पर जाऊंगा। तब जोनाथन कहता है कि तुम कोंगो हमारे साथ जरूर जाओगे, लेकिन तुम हमारे साथ जंगल में नहीं जाओगे, बल्कि हमारे एक रिलेटिव के पास रुकोगे जो कि वहीं पर ही रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एयरपोर्ट पर, जहां सभी लोग कोंगो के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे। और फिर बहुत ही जल्द सब कोंगो पहुंच जाते हैं, जहां पर लोग दोबारा से अपने फादर को उनके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर उसके फादर जोनाथन उसे फिर से मना कर देते हैं। अब क्योंकि उनकी रिलेटिव शाम को लोग को लेने आने वाले थे, इसीलिए जोनाथन उसे एक होटल में छोड़कर खुद फॉरेस्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब उस फॉरेस्ट में जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर मंगवाते हैं। अब क्योंकि जोनाथन और उनकी टीम यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आए थे, इसीलिए वो एक लेडी जो कि इकोलॉजिस्ट होती है उसे अपने साथ में ले लेते हैं गाइड करने के लिए। और अभी सबकी बात वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। सफर के दौरान जोनाथन सबको डायनासोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। और तभी हम जोनाथन के बेटे लूक को देखते हैं, जो कि अपने फादर से छुपकर उस हेलीकॉप्टर में बैठ गया था और वहीं बैठकर वो अपनी वीडियोस भी बना रहा था। लेकिन तभी बाय मिस्टेक उससे कुछ गिर जाता है। तो वो आवाज सुनकर जोनाथन और बाकी लोगों का ध्यान वॉशरूम की तरफ जाता है, इसीलिए जोनाथन वॉशरूम में चेक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो अपने बेटे लूक को वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन क्योंकि जोनाथन ने उसे उनके साथ आने के लिए मना किया था, इसीलिए वो उसे बहुत डांटते हैं और इसीलिए वो अपने पायलट से हेलीकॉप्टर को दोबारा सिटी में ले जाने के लिए कहता है। लेकिन पायलट ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वापस जाने से हेलीकॉप्टर का बहुत सारा फ्यूल वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें कोंगो पहुंचने में देर हो सकती थी। लेकिन अब क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन तो होता नहीं, इसीलिए जोनाथन को उसे अपने साथ ही ले जाना पड़ता है। और इसी दौरान लूक का ध्यान एक बर्ड लाइक क्रिएचर पर जाता है, यानी कि ऐसा क्रिएचर जो किसी बर्ड की तरह दिखता हो। तो इसके बारे में वो अपने फादर के साथी चार्ली से पूछता है, लेकिन चार्ली को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए लूक अब उनके बारे में उस इकोलॉजिस्ट से पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं नहीं जानती कि ये क्या चीज है। असल में ये बर्ड लाइक क्रिएचर होते हैं टेरासोर, यानी कि उड़ने वाले डायनासोर्स। और अब ये टेरासोर डायनासोर्स उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस खराब हो जाता है और वो जाकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से सारे लोग कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद जब सबको होश आती है तो वो नोटिस करते हैं कि क्रैश की वजह से उस हेलीकॉप्टर का ऑयल टैंक लीक होने लगा है। इसीलिए
इसीलिए वो लोग अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर से बाहर आकर एक सेफ जगह पर चले जाते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए अब उन्हें अपने सफर पर पैदल ही आगे जाना पड़ता है। इसीलिए जोनाथन अकोलॉजिस्ट यानी उस लड़की से आगे का रास्ता पूछता है, जिस पर वो कहती है कि हमें एक रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसे सुनकर अब वो सारे लोग रिवर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें कबीले का पुराना इलाका मिलता है, यानी अब वहाँ पर वो कबीले वाले नहीं रहा करते थे। लेकिन अब क्योंकि रात होने वाली थी, इसलिए जोनाथन डिसाइड करता है कि आज रात वो सभी इन ट्राइब्स के घरों में ही रहेंगे। लेकिन अकोलॉजिस्ट को वहाँ पर रुकना सही नहीं लगता, उसे सेफ नहीं लगता कुछ भी, इसीलिए वो वहाँ रुकने से मना कर देती है। लेकिन और कोई रास्ता ना होने की वजह से उन्हें वहाँ पर रुकना ही पड़ता है और वो लोग अलग अलग जगहों पर रुकने की बजाय एक ही जगह पर रुकते हैं। तभी लूक एक कैमरा अपने रूम के बाहर लगा देता है और उस कैमरा को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेता है ताकि वो रात के सारे मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर सके। और अब हम इन सबको रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्रैश के बाद कौन कौन सा ऐसा सामान है जो प्रॉपरली काम कर रहा है। और तब हमें पता चलता है कि क्रैश की वजह से उनके सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस खराब हो गए हैं और उनके पास सिर्फ एक सैटेलाइट फोन है और वो भी डैमेज है, उसकी हालत भी ठीक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि लूक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, इसीलिए लूक को ही वो फोन दे दिया जाता है रिपेयर करने के लिए। अब इसके बाद रात में जब वो सारे लोग सो रहे थे तो उन्हें बाहर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से कैमरामैन की आंख खुल जाती है और इसी वजह से वो फौरन लूक को भी उठा देता है। जिसके बाद लूक बाहर लगाए हुए कैमरा के जरिए देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे टेरासौर हैं और तब इसी दौरान बाकी सबकी आंख भी खुल जाती है और ये भी उन टेरासौर्स को देखकर काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी एक टेरासौर उनके रूम की छत को तोड़कर अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर ये लोग अब और ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं। उस टेरासौर से बचने के लिए वो सब लोग उस रूम से बाहर भागते हैं, लेकिन रूम से निकलते ही वहाँ पर मौजूद बाकी टेरासौर्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। और ये सब देखकर वो अकोलॉजिस्ट उन सब को रिवर की तरफ जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर ये लोग किसी न किसी तरह करके रिवर तक पहुँच जाते हैं। रिवर के पास उन्हें कुछ बोट्स दिखाई देती हैं, जिसमें जल्दी से बैठकर अब ये लोग रिवर के बिल्कुल बीचों बीच चले गए थे। लेकिन इसी बीच अनलकीली जोनाथन की फीमेल पार्टनर को एक टेरासौर मार देता है, लेकिन ये लोग किसी तरह उन टेरासौर से बच जाते हैं। वजह ये थी कि ये टेरासौर उड़ नहीं सकते थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जोनाथन उस इंसिडेंट के बाद ये डिसाइड करता है कि वो इस सफर को यहीं पर छोड़कर वापस घर चला जाएगा सबके साथ। लेकिन उसका साथी चार्ली उसकी इस बात पर एग्री नहीं करता और वो कहता है कि तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यही तो टाइम है हमारे पास जब हम यहाँ पर रुककर उन डायनासोर्स के बारे में मजीद जान सकते हैं। और अब इस बात को लेकर जोनाथन और चार्ली के बीच बहस होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उनकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है और टकराने की वजह से उनकी बोट अनबैलेंस्ड हो जाती है और इसी सीन के साथ स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग अब किनारे पर आ चुके हैं, लेकिन टकराने की वजह से उनकी एक बोट पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। लेकिन उसकी निस्बत उनकी दूसरी बोट इतनी डैमेज नहीं हुई थी, इसीलिए सभी लोग मिलकर उसे रिपेयर कर रहे थे। फिर कैमरामैन जोनाथन से उस टक्कर के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो चीज क्या थी जिसने हमारी बोट्स को इतना डैमेज कर दिया। जिस पर जोनाथन कहता है कि कुछ नहीं, बस वो तो कुछ पत्थर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से रात हो गई है, जहाँ पर ये लोग आग जलाकर बातें कर रहे थे। जहाँ पर वो अकोलॉजिस्ट उन सबको बताती है कि कुछ टाइम पहले कुछ विलेजर्स को एक मिस्टीरियस क्रिएचर किसी गेटवे के पास उठाकर ले जाता था, जिसके बाद कुछ लोग उस गेटवे का सीक्रेट जानने के लिए वहाँ पर गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आया और तभी इसी दौरान वहाँ झाड़ियों से एक बेबी डायनासोर बाहर आता है और ये बेबी डायनासोर होता है डिलोफोसोरस, जिसे देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि वो अफवाहें बिल्कुल ठीक थी, यानी कि डायनासोर्स अभी भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। उस बेबी डायनासोर को देखकर लोग उसे कुछ कैंडीज देता है, जिससे कि अब उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। नेक्स्ट डे अकोलॉजिस्ट उन्हें बताती है कि यहाँ पास में ही एक विलेज है, जहाँ पर जाकर हम कुछ दिन स्टे करेंगे जब तक कि उनका सैटेलाइट फोन ठीक नहीं हो जाता, और उसके ठीक होने के बाद हम सभी अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन चार्ली वापस नहीं जाना चाहता था और इसीलिए उसकी बाकी लोगों से बहस हो जाती है। उधर लूक उस बेबी डायनासोर के साथ खेल रहा होता है, साथ ही साथ वो उसके गले में एक कैमरा भी लगा देता है ताकि वो बेबी डायनासोर जब अपने घर जाए तो वो उनका घर देख सके। फिर कुछ टाइम के बाद वो बेबी डायनासोर और उसके साथी वहाँ से रिवर में चले जाते हैं। अब क्योंकि लूक ने उस बेबी डायनासोर के गले में कैमरा लगाया हुआ था, इसीलिए वो डायनासोर जहाँ जहाँ जा रहा था लूक
भी वो सब अपने कैमरा में देख रहा था, जिसके दौरान लोग देखता है कि वो बेबी डायनासोर एक केव में घुस गया है। असल में पानी में एक केव थी। केव में जाने की वजह से सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लोग कुछ नहीं देख पाता। फिर कुछ टाइम के बाद जब सिग्नल्स वापस आते हैं तो लोग देखता है कि वो बेबी डायनासोर उस केव से होकर कहीं पर जा रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कल रात उस इकोलॉजिस्ट ने इस केव के बारे में भी उन सबको बताया था। फिर थोड़ा आगे जाने पर बेबी डायनासोर के गले से वो कैमरा निकलकर गिर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बेबी डायनासोर के साथ साथ एक और डायनासोर भी है, लेकिन कैमरा नीचे गिरने की वजह से वो उसे ठीक से नहीं देख पाते। लेकिन अब क्योंकि चार्ली भी लूक के साथ ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो लूक को मना करता है कि इस सब के बारे में तुम अपने फादर जोनाथन को कुछ भी नहीं बताओगे, क्योंकि अगर जोनाथन को इस सब के बारे में पता चल जाएगा तो वो इस जर्नी को कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद ये लोग बोट्स में बैठकर फिर से अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद पानी की तेज बहाव की वजह से उनकी बोट्स फिर से अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से लूक और चार्ली की बोट एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। और जिस डायरेक्शन में उनकी बोट जा रही थी ये असल में वही जगह थी जिसके बारे में उस इकोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया था, यानी ये वही गेटवे था जहाँ से विलेजर्स को वो मिस्टीरियस क्रिएचर उठाकर ले जाया करता था। इसीलिए अब ये दोनों उस गेटवे के जरिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही जोनाथन उनके पास पहुँच जाता है। इसके बाद जब ये लोग किनारे पर जाने के लिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तभी एक डायनासोर पानी के अंदर से बाहर निकलता है, मगर उस टाइम वो अग्रेसिव नहीं था, इसीलिए कैमरामैन उसकी वीडियो बनाने के लिए बोट के किनारे पर जाता है। लेकिन तभी अचानक से दूसरा डायनासोर पानी से बाहर आ जाता है। वो उनकी बोट को हिट कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बोट पलट जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम किनारे पर लूक और चार्ली को देखते हैं, और यहाँ पर लूक अपने फादर जोनाथन को आवाज लगा रहा था, जिस पर चार्ली उसे मना करता है कि मत करो ऐसे, मत आवाज लगाओ अपने फादर को, क्योंकि वो सब तो मर गए हैं और यहाँ पर काफी खतरा है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद कुछ दूर चलते ही चार्ली लो को वो सैटेलाइट फोन रिपेयर करने के लिए देकर खुद कहीं चला जाता है, और यहाँ पर लोग लकीली उस फोन को ठीक कर लेता है। कुछ ही देर के बाद चार्ली भी वहाँ पर आ जाता है और वो लूक से कहता है कि मैंने वो गेटवे ढूंढ लिया है, जिसे सुनकर लूक भी अब उसके साथ उस गेटवे की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पहुँचते ही लूक भी चार्ली से कहता है कि मैंने भी वो सैटेलाइट फोन रिपेयर कर लिया है। फोन ठीक होने की बात सुनकर चार्ली लूक से वो फोन छीनकर उसे उस गेटवे में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लूक सीधा जाकर पानी में गिरता है और सरफेस पर आते ही वो फिर से वीडियोस बनाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से बेबी डायनासोर भी उसके पास आ जाता है। उधर हम जोनाथन, इकोलॉजिस्ट और एक कैमरामैन को देखते हैं जो कि अभी जिंदा थे, लेकिन बस एक कैमरामैन मारा गया था। यहाँ पर जोनाथन उन दोनों से अपने बेटे लूक को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वो इकोलॉजिस्ट ऐसा करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से अब जोनाथन और उस कैमरामैन को ही लूक को ढूंढने जाना पड़ता है। उधर लूक अब बेबी डायनासोर का पीछा कर रहा था और इसी दौरान उसके सामने कुछ टेरासॉर्स आ जाते हैं जो कि लूक पर अटैक करने के लिए बस आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जोनाथन और कैमरामैन वहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन वो कैमरामैन अपने साथी का बदला लेने के लिए उन टेरासॉर के पीछे चला जाता है, लेकिन उनका पीछा करते करते वो उनके एरिया तक ही पहुँच जाता है, जहाँ टेरासॉर मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। यहाँ पर लूक अपने फादर जोनाथन से कहता है कि आपके साथी चार्ली ने आपके साथ धोखा किया है। इसके बाद अब ये दोनों बाप बेटा जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब ये सीधा एक वैली की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन चार्ली उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है। असल में चार्ली उन डायनासोर्स को ढूंढने का सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहता था, इसीलिए वो सेल्फिश होकर ये सब कुछ कर रहा था। अब जोनाथन और लूक जैसे ही वैली पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जिसकी वजह से जोनाथन वहाँ पर लटक जाता है और बस वो गिरने ही वाला था कि तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर जोनाथन लूक को वहाँ से जाने के लिए यानी वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन लूक उसकी बात नहीं मानता कि मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। लेकिन जोनाथन के बार बार जिद करने पर लूक को उसकी बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब लूक के वहाँ से जाते ही जोनाथन उस
वैली में गिर जाता है। उधर लोग चार्ली से बचते हुए उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर बेबी डायनासोर के गले से उसका कैमरा गिर गया था। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर चार्ली भी आ जाता है जो कि लोग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन लकीली वहां पर वो बेबी डायनासोर आ जाता है और वो लोग के ऊपर स्पिट कर देता है। इसके बाद बेबी डायनासोर वहां पर अपने पेरेंट्स को बुलाने लगता है और अब जैसे ही चार्ली लोग को मारने वाला था, लेकिन तभी बिल्कुल ठीक टाइम पर वहां उस बेबी डायनासोर के पेरेंट्स आकर चार्ली को मार डालते हैं और उसे खा लेते हैं। लेकिन बेबी डायनासोर के पेरेंट्स लोग को नहीं मारते क्योंकि बेबी डायनासोर ने लोग पर स्पिट किया था, इसीलिए उन्हें लोग भी उनकी फैमिली का ही लगता है। लेकिन उन डायनासोर्स को वहाँ पर देखकर लोग काफी डर गया था। इसी वजह से वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागने के दौरान लोग को वो चीज मिल जाती है जिसकी वजह से उन्होंने ये सफर स्टार्ट किया था। असल में उसे डायनासोर का एक पूरा एरिया मिल चुका था जिसे देखकर लोग अब काफी हैरान हो गया था। इसीलिए वो उन सब चीजों की वीडियो बनाने लगता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उनका सैटेलाइट फोन दोबारा से खराब हो गया है और वो इतना डैमेज हो गया है कि अब लोग उसे फिर से ठीक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो अब इन डायनासोर के एरिया के बारे में कॉल करके किसी को भी नहीं बता सकता। लेकिन लोग अब यहाँ पर अपने बैकअप प्लान का यूज करता है। वो सभी डायनासोर की वीडियो बनाकर उनके हार्ड ड्राइव को वाटरप्रूफ बैग में बंद कर देता है और अपना बैग पैक करके नीचे रिवर में फेंक देता है ताकि वो बैग बहता हुआ बाहर वाले एरिया में पहुंच जाए और लोगों को इन डायनासोर्स के बारे में पता चल सके। यानी कि ये वही बैकपैक होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो कि तैरते हुए कुछ फिशर्समैन के पास पहुंच गया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ। असल में उस अकोलॉजिस्ट ने उन सबको जो कहानी सुनाई थी, यानी कि एक मिस्टीरियस क्रिएचर विलेजर्स को उठाकर गेटवे के पास ले जाता था, वो असल में कोई मिस्टीरियस क्रिएचर नहीं बल्कि ये डायनासोर्स ही थे जो कि उस गेटवे के आस-पास घूमा करते थे, क्योंकि उस गेटवे की दूसरी तरफ डायनासोर्स की दुनिया थी और गेटवे से इस तरफ इंसानों की दुनिया थी और इसी वजह से ये डायनासोर्स अभी तक इंसानों से बचे रहे। हमें उस अकोलॉजिस्ट के बारे में भी नहीं बताया गया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्या वो यहाँ से बचकर सही सलामत घर पहुँची या फिर नहीं, और ना ही लोग के बारे में बताया गया कि वो घर पहुँचा या फिर नहीं। उन फिशर्समैन को वो टेप मिल जाती है जिसमें वो सारी वीडियोस रिकॉर्ड थी और इस वीडियो टेप का नाम था डायनासोर प्रोजेक्ट। यानी कि अब लोगों को डायनासोर्स के बारे में पता चल जाएगा कि वो अफवाहें बिल्कुल ठीक थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।